दिन में पहुंच रहा है। तो 800 मिलियन टन आपके पोर्ट्स में अगले 10 दिन में कॉन्ट्रैक्टेड है, जो शिप्स चल चुके हैं, टैंकर चल चुके हैं, वहां है वो, तो वो भी पहुंच रहा है, गैस भी पहुंच रही है। सब तरीके से मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी तरह ये मैनेज किया गया है। तो देखिए, एक्सपर्ट कह रहे हैं हमारे पास गैस और तेल सब कुछ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, ये पेट्रोल पंप पर मार शुरू हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आपस में लड़ पड़े। तो देखिए, भीड़ बढ़ रही है, दहशत भी हो रही है, तो लोग लूटने वाले लूटने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा काम हो रहा था, ये आपको बताऊं। देखिए जरा क्या हो रहा था कि खाने के बिल में अलग से नहीं जोड़ सकेंगे एलपीजी चार्ज। बहुत से रेस्टोरेंट ये कर रहे थे कि एलपीजी चार्ज अलग से जोड़ रहे थे, अब तक अब अलग से नहीं जोड़ सकेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सख्त चेतावनी दी है। सीसीपीए ने कहा है कि अगर ऐसा किया तो फिर कार्रवाई होगी उन रेस्टोरेंट वालों पर। कोई रेस्टोरेंट गैस के नाम पर अगर आपसे अलग से चार्ज ले रहा है तो यह सरकारी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। बिल में खाने के अलावा सरकारी टैक्स ही जोड़ा जा सकता है। इनपुट कॉस्ट को मेन्यू की कीमतों में ही शामिल किया जाएगा। दरअसल 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूलने का मामला सामने आया है कुछ जगहों से। बेंगलुरु के कैफे ने नींबू पानी पर 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूला था। ग्राहक ने 2 नींबू पानी ऑर्डर किए जिसकी कीमत 358 रुपए थी। कैफे ने बिल में जीएसटी के साथ 5% गैस क्राइसिस चार्ज भी जोड़ दिया था। अगर आप भी बिल में एलपीजी चार्ज या कोई अन्य एक्स्ट्रा फीस जुड़ी देखें तो सबसे पहले होटल या रेस्टोरेंट मैनेजमेंट से उसे हटाने को कहें। अगर वो इसे हटाने से मना करते हैं तो फौरन इसकी शिकायत दर्ज कराएं। ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1915, इस पर आप शिकायत कर सकते हैं। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। हम 2-3 पेट्रोल पंप पे गए हैं, वहाँ पेट्रोल नहीं मिल रहा। जैसे तलवार हो गई और शक्ति भवन पे हो गई। पत्रकार पे गए थे, वहाँ बहुत लंबी लाइन है, यहाँ भी बहुत लंबी लाइन है। कम से कम आधे घंटे पौना घंटे से खड़े हैं तब जाके मिल पाया है। ये सब फेक न्यूज है। ये सब व्हाट्सएप के मैसेज आ रहे हैं और ग्रुप पे भेज रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिलेगा और गैस की टंकी नहीं मिलेगी। गैस की टंकी वगैरह सब मिल रही है। और दूसरा क्या है, ये जो दुकानदार है ब्लैक से टंकियां बेच रहे हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है, घरेलू लोगों को नहीं हो रही है। सब लोग इसकी अपनी गाड़ियां जरूरत से ज्यादा भरते रहेंगे तो जिनको एक्चुअली जरूरत है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, हम अननेसेसरी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे अपने सोसाइटी में, अपने समाज में। सो जितना चाहिए हमको उतना ही लेना चाहिए। अफवाह फैलाने से और ज्यादा लोगों में दहशत महसूस की, परेशान हो जाएंगे। आप लोग आइए, आके देखिए, आराम से भर रहे हैं, पेट्रोल में कोई दिक्कत नहीं जा रही। लाइन काफी है, रोडों तक लाइन लगी हुई है। दूसरा पेट्रोल पंप है, पहले पेट्रोल पंप पे तो इतनी लाइन थी कि हिम्मत ही नहीं हुई पेट्रोल भरवाने की। यहाँ थोड़ी कम दिख रही है, अब देखते हैं क्या मिलता है। पेट्रोल नहीं मिलता है। हाँ, सुनने में यही आया है और सुनने में ये भी आया 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल नहीं मिल रहा बाइक वालों को। पेट्रोल तो भैया मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खाली अब वहाँ है, सारी चीजें आसानी से अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुमराह कर रहे हैं लोगों को, इसमें नहीं आना चाहिए। आराम से भराओ, अपना काम करना चाहिए। भैया हम सुबह से परेशान है, पेट्रोल नहीं मिला तो धंधा पानी कैसे चलेगा, बाल बच्चे कैसे जाएंगे। हमारा यही रोजी रोटी है, चलने फिरने का, और क्या खाएंगे क्या बचाएंगे, यही समस्या रहेगी तो उसको क्या है। हमने 6 पेट्रोल टंकी पे जा चुके, कहीं पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। अब ऐसे टाइम पे आदमी निकलता है कि भाई पेट्रोल मिलेगा, इमरजेंसी काम से जा रहा है और पेट्रोल नहीं है तो करेगा क्या। बहुत कठिनाइयाँ हो रही है और ऐसे में अगर इमरजेंसी किसी को प्रॉब्लम्स होगी, किसी को हॉस्पिटलाइज करना होगा, किसी को दिक्कत होगी तो काफी प्रॉब्लम्स होगी। अरे रात के 9 बजे से ठहरे भाई, गैस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, नाश्ता नहीं, पानी नहीं, ठहरे वाले। तकलीफ है, बहुत बढ़ते जा रही दिन पे दिन। ऑटो वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा, ऐसा कब तक चलेगा। ये मसला जल्द से जल्द सॉल्व करे तो अच्छा है, क्यों तो सब लोग कमा के खाने वाले और सबको जिम्मेदारियां हैं अपनी। सरकार का कहना है लोग दहशत की, डर की और अफवाह की वजह से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं, राशनिंग कर रहे हैं। बहुत से लोग जरूरत से ज्यादा तेल और गैस ले रहे हैं, इस वजह से भी ये हो रहा है। लेकिन देखिए जरा भारत की ताकत देखिए। पहले मैंने आपको बताया 4 से 5 तेल और गैस के जहाज, ऑयल और गैस वेसल आ चुके हैं। लेकिन अब इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एक जहाज
जो जा रहा था रूस से चीन तेल लेकर और वो मुड़कर वापस भारत आ गया तेल और गैस लेकर। ऐसी एक और जहाज आया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है अल्फा ओशियन, ये भी भारत आया है ईंधन लेकर। अपोलो ओशियन आप देख रहे हैं, मंगलुरु के पोर्ट पहुंचा है, एलपीजी की बड़ी खेप लेकर पहुंचा है, यानी आपके लिए सिलेंडर का इंतजाम। और अकेले अपोलो ओशियन नहीं, खबर यह है कि एक जहाज दरअसल जा रहा था चीन, ईरान से चीन जा रहा था, लेकिन समंदर में ही भारत ने उसे खरीद लिया और वो चीन न जाकर भारत आ रहा है। ईरान जंग और हॉर्मूज संकट से पश्चिम एशिया में खलबली मची हुई है। हॉर्मूज के बंद होने पर का असर एलपीजी और तेल पर पड़ रहा है। एशिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल की किल्लत से हाहाकार है। इस संकट में भारत ने वो काम किया जिससे दुनिया अवाक रह गई। भारत ने बीच समंदर में ही एलपीजी की बड़ी डील कर ली। दरअसल ईरान का एक जहाज एलपीजी टैंकर चीन की तरफ बढ़ रहा था, तभी भारत को चीन जाते ही ईरान के उस टैंकर की खबर मिली। भारत ने मौके की नजाकत को समझा और ईरान के साथ डील कर ली। उस एलपीजी टैंकर को भारत ने खरीद लिया और पेमेंट रुपए में किया। खबरों की माने तो वो जहाज एक ट्रेडर के जरिए खरीदा गया था। हालांकि अभी इस डील की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईरानी जहाज अरोरा के आज मैंगलोर पोर्ट पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही। उस टैंकर में लदी एलपीजी को 3 सरकारी कंपनियों को दिया जाएगा। भारत अब और ईरानी एलपीजी जहाज की खरीद पर विचार कर रहा है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं और योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। इससे ही मुझे पता लगा गैस का, और जब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं। हमने तो अपने यहाँ लकड़ी से, कोयले से खाना बनाने का इंतजाम कर लिया है। अगर 1-2 महीना, 3 महीना और दिक्कत रही तो हम सबको इसी तरीके से खाना बनाना पड़ेगा। अब बताइए, गैस पे ही भरोसा नहीं, एक कचौड़ी, एक समोसा, गैस पे नहीं भरोसा, तो दिक्कत आई कि नहीं आई हम सबको। याद करिए, ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। जब आपत्ति आती है, कोई चुनौती आती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए व्यक्ति को सरकार के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर के चलने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति होती है। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए, लाइन लगाने की आवश्यकता क्या। और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों पर, हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। तो ईरान और इजराइल जंग में पूरी दुनिया परेशान है, अलग अलग तरह से और अलग अलग वजहों से। इस बीच ईरान की मदद के लिए कश्मीर के लोग आगे आए हैं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, घाटी से ईरान को दान किया जा रहा है। बाकायदा कैश, सोना, ये सब दान हो रहा है कश्मीर से। बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर के लोग दान कर रहे हैं। बाकायदा सड़कों पर देखिए दान लिया जा रहा है, चंदा लिया जा रहा है। बरशाने मोहम्मद कश्मीर घाटी में ईरान के समर्थन में करोड़ों का चंदा जुटाया गया। कुछ खबरों के मुताबिक अब तक 18 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए। चंदा देने वालों में 85% शिया हैं, जबकि 15% अन्य शामिल हैं। बड़गाम शिया बहुल इलाका है, जहां 9 करोड़ 50 लाख रुपए जुटाए गए। दान के जरिए यह पैसा संघर्ष से प्रभावित ईरानियों के लिए जुटाया जा रहा है। कश्मीर में बच्चे तक ईरानियों की मदद में अपना गुल्लक दान कर रहे हैं। कश्मीर के लोग चंदे में कैश के साथ ही सोना चांदी तक दान कर रहे हैं और इसके अलावा
ऑनलाइन दान के लिए QR कोड भी लगाए गए। दावा किया जा रहा है कि ईरानी दूतावास ने एक विशेष बैंक अकाउंट खुलवाया है जिसमें दान की राशि सीधे ईरान ट्रांसफर की जा सकती है। इस फंडिंग को लेकर भारतीय एजेंसियां भी लगातार अलर्ट पर हैं। आशंका है इन पैसों का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग में हो सकता है। दूतावास के आधिकारिक माध्यमों से ही पैसा भेजने की अपील की जा रही है। फिलहाल ईरानी नागरिकों की मदद के लिए कश्मीर से लगातार दान भेजा जा रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे जिसके पास जो भी कीमती असासा था उसने रहबर मौज़म को नजराना अकीदत किया। हम तो घर बार लुटा देंगे। इमाम हुसैन की जब बात आएगी ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है। तांबे के बर्तन वगैरह थे, छोटे मोटे थे, मैंने डोनेशन कर दिए इमाम रहबर खामनाई के लिए। लोग जितना अपने से हो सकता है, बच्चे बूढ़े हमारे माँ बहनें जो है बिल्कुल जितना उनसे हो सकता है वो लोग को डोनेट कर रहा है। इंशाल्लाह ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। छोटे छोटे बच्चे हमारे पास आए, उन्होंने अपने कुल्लक दिए, उन्होंने अपने जो उनको ईदी मिली थी उन्होंने वो दी। लेडीज ने जो कुछ उनके पास जिनके पास इम्कान था सोना दिया, लोगों ने पैसे दिए। उन्होंने जो ईदी जमा की थी वो उन्होंने यहाँ पे डोनेट की है ईरान के लिए। और जो हमारी औरतें हैं उनको जो अपना जो कीमती चीज होता है, अपना पसंदीदा, वो उनका गोल्ड होता है और वो गोल्ड भी उन्होंने डोनेट किया है। वो आप देख सकते हो यहाँ पे इयररिंग्स दे रहे हैं, कोई कॉपर दे रहा है, कोई जो भी घर में यूटेंसिल सब ले रहे हैं। हम तमाम डोनेशंस जो भी यहाँ पर हमारी माए बहनें अपना जेवर, कॉपर या कैश दे रहे ताकि हम जो अभी हालात ईरान में हो रहे उनकी किसी तरह से मदद कर सके। हमारे जो बुजुर्ग साहिबान हैं उन्होंने पहले ही जमा किया था, बिल्कुल खुद ही दे दिया था, खुद जमा है वो हमारे पास, वो रकम कसीर रकम है हमारे पास जमा। तो ये उसके एडिशनल हमारे पास हमारी बहनें आई, हमारी माएँ आई, हमारे बच्चे आए, उन्होंने भी समझा कि हमारी शरीकत रहनी चाहिए। एक तरफ ईरान तक मदद जा रही है, दूसरी तरफ जंग रुकने के बजाय बढ़ती जा रही है। देखिए जरा, ईरान ने बाकायदा ट्रंप की तस्वीर लगाकर मिसाइल दागी है। ये देख रहे हैं, दिखाया गया ऊपर कि ट्रंप की सेना घुसी और फिर ट्रंप की सेना कफन और कॉफिन में वापस लौटी। और उसके बाद देखिए जरा, ये मिसाइल पहुंची इजराइल की राजधानी तेल अवीव। आसमान में आप देख रहे हैं इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। उसके बाद जो मिसाइल आकर गिरी है तेल अवीव में, आप देख रहे हैं गाड़ियों में आग लग गई, इमारतें ध्वस्त हो गई हैं और जानमाल का नुकसान हुआ। और इस बीच ट्रंप की आज की तस्वीर आई जिसमें वो बैठक कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, उनकी कैबिनेट, उनकी टीम और जंग पर बातचीत हुई। ट्रंप ने एक तरफ दावा किया कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है जंग रोकने के लिए, दूसरी तरफ ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान उन्हें सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है। यानी ट्रंप को ईरान चाहता है कि वो उनके मुल्क के सुप्रीम लीडर बन जाएं जो खमनेई जिस पद पर थे। ये सच क्या है? जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह सबसे बड़ा दावा किया है। ईरान ने ट्रंप को सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर दिया है। सुप्रीम लीडर के ऑफर पर ट्रंप ने कहा है कि इतिहास में कोई भी देश का चीफ ऐसा नहीं रहा होगा जिसे ईरान का नेता बनने में इतनी कम दिलचस्पी हो। अपने लिए कह रहे हैं। ईरान ने कहा कि वो उन्हें अगला सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा
थैंक यू, मुझे ये नहीं चाहिए। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर प्रस्ताव का जिक्र किया, साथ ही यह भी बताया कि उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। हालांकि ट्रंप को यह ऑफर किसने दिया है यह साफ नहीं है। सुप्रीम लीडर के मारे जाने से पहले या बाद में ऑफर मिला यह भी साफ नहीं है। ट्रंप ने ईरान के साथ सीजफायर को लेकर भी दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जंग के बीच जीत की बात दोहराई है। ट्रंप का दावा है पर्दे के पीछे ईरान से उनकी बातचीत चल रही है। ईरान की सरकार सीजफायर चाहती है, लेकिन घरेलू दबाव के डर से खुलकर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ईरान ने ट्रंप के सारे दावों को खारिज कर दिया है। बातचीत से लेकर शर्तों पर भी ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाई है। ईरान फिलहाल सीजफायर के लिए तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका लगातार बातचीत पर जोर दे रहा है। सुनिए जरा ईरान के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं और ट्रंप क्या कह रहे हैं। अब वे बातचीत की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है हार स्वीकार करना। क्या वे पहले बिना शर्त आत्मसमर्पण नहीं कह रहे थे? अब वे बातचीत की बात क्यों कर रहे हैं? फिलहाल बातचीत की कोई योजना नहीं है। दुश्मन सरेंडर करना चाहता है और इसी बीच वो बातचीत के बहाने ढूंढ रहा है। वो हमसे बातचीत की गुजारिश कर रहे हैं और अमेरिका के उच्च अधिकारियों को ईरान के साथ डील करने को कह रहे हैं। इसका मतलब साफ है, उन्होंने हार मान ली है। ईरान बातचीत कर रहा है और समझौता करने के लिए बेताब है, लेकिन वो इसे स्वीकार करने से डर रहा है। उनके लोग ही उन्हें मार डालेंगे। उन्हें तो ये भी डर है कि हम उन्हें मार डालेंगे। ईरान तो ये कह रहा है कि हम आपको अगला सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन ईरान के नेता के अलावा इस पद की चाहत किसी को भी नहीं है। मुझे भी ये पद नहीं चाहिए। अब देखिए जरा ईरान क्या कर रहा है। ट्रंप कह रहे हैं मुझे सुप्रीम लीडर बनाना चाहता है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान मेरे आगे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन ईरान ने 82 मिसाइलों की खेप दाग दी। ये ईरानी मिसाइल है जो दागी गई है ईरान की तरफ से। ये ईरानी ड्रोन की तस्वीरें आप देख रहे थे, और ये है इराक की रेजिस्टेंस फोर्स ने भी ड्रोन दाग दिए। दूसरी तरफ ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका के फाइटर गिरा दिया है। F-18 फाइटर अमेरिका का गिरा दिया है। अब आपको बताऊं सच क्या है। ईरान ने अमेरिका के F-18 जेट को मार गिराने का दावा किया है। चाबार बंदरगाह क्षेत्र में अमेरिकी जेट को मार गिराया है। ईरान ने अमेरिकी F-18 का वीडियो जारी किया है, जो मैंने आपको दिखाया। इसमें एक विमान को मिसाइल हमले में गिरते हुए दिखाया गया। ईरान के सरकारी मीडिया में भी फुटेज दिखाई गई है। दावा किया गया है कि IRGC ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया है, लेकिन अमेरिका ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को झूठा बताया है। दावा किया कि अमेरिका के किसी जेट को नहीं मारा गया है। पेंटागन ने भी ईरान के दावे को गलत बताया है। F-18 जेट की कीमत है 600 करोड़ रुपए और इसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक माना जाता है। 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से यह उड़ सकता है और हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के हमले करने में सक्षम है। इस पर गाइडेड बम, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात हो सकती हैं और युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका के ऐसे 16 फाइटर जेट अभी तक गिराए जा चुके हैं। इनमें से कुछ विमान ईरान ने गिराए हैं, जबकि कुछ विमान फ्रेंडली फाइट में गिर गए। कुवैत में फ्रेंडली फायर में 3 अमेरिकी विमान गिरे थे। 12 से ज्यादा MQ-9 रीपर ड्रोन भी मार गिराने का ईरान ने दावा किया है। ईरान के ऊपर 8000 बार अमेरिकी फाइटर जेट गुजरे, लेकिन ईरान कभी भी किसी जेट को अपने देश के अंदर नहीं मार गिरा पाया है। यह है सच। जिन्हें भी मारा है उन्होंने देश की सीमा से बाहर मारा है। सुनिए IRGC कमांडर क्या कह रहे हैं।
हमने IRGC नौसेना की आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से चाबहार में अमेरिकी F-18 विमान को मार गिराया। ईरानी सेना ने अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत को जमीन से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया, जिससे उसे अपनी जगह बदलनी पड़ी। इसके साथ ही हमने इजराइल के सैन्य और सुरक्षा केंद्र को भी निशाना बनाया है। तो ईरान दावा कर रहा है कि उसने अमेरिका का F-18 गिरा दिया, तो अमेरिका दावा कर रहा है कि, और नेतन्याहू दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के एक बहुत बड़े कमांडर को मार दिया। कौन सा कमांडर? वो कमांडर जो अब तक हॉर्मूज से जो शिप निकल रहे थे उन्हें ध्वस्त कर रहा था, उन पर मिसाइल अटैक करके इन्हें तबाह कर रहा था, वो कमांडर मार दिया गया है। ये है अली रेजा तंगसीरी, ये इनकी तैनाती हॉर्मूज पर थी, वहां के कमांडर थे। इजराइल ने दावा किया है इन्हें मार दिया गया है, नेवी के कमांडर थे। देखिए जरा कौन है अली रेजा तंगसेरी, और ये बड़ी कामयाबी मान रहा है इजराइल। अमेरिका हॉर्मूज पर दुनिया के जहाज रोकने वाला कमांडर मारा गया है। इजराइल का ईरान के नेवी कमांडर तंगसीरी को मारने का दावा है। इजरायली हमले में अली रेजा तंगसीरी की मौत हो गई है। अली रेजा तंगसीरी IRGC की नौसेना के वरिष्ठ कमांडर थे। बंदर अब्बास पर भीषण स्ट्राइक में तंगसीरी की मौत हुई है। हॉर्मूज में निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी ये संभाल रहे थे, जहां से दुनिया की तेल सप्लाई का 20% हिस्सा गुजरता है। हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करने की रणनीति उन्होंने ही बनाई थी। यहां पर दुनिया के कई देशों की तेल सप्लाई रोकी गई थी। तंगसीरी अमेरिका इजराइल के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते थे। ईरान की आक्रामक समुद्री रणनीति के मुख्य सूत्रधार रहे हैं। तंगसीरी को ईरान के बड़े चेहरों में भी गिना जाता था। वो ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी के बेहद करीबी माने जाते थे। 2016 में अमेरिकी नौसैनिकों की गिरफ्तारी में उनका अहम रोल रहा है। तंगसीरी के मारे जाने से ईरान की समुद्रिक ताकत कमजोर होगी। 2 महीने पहले भी इजराइल ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की थी, तब वो हमले में बाल बाल बच गए थे। तंगसीरी के मारे जाने से हॉर्मूज में ईरान के स्टैंड में बदलाव हो सकता है। साथ ही हॉर्मूज इलाके में तनाव और बढ़ने की आशंका भी है। अब आपको दिखाऊं तंगसीरी की लोकेशन आखिर कैसे पता चली इजराइल को, और इजराइल ने वहां मिसाइल दाग दी। देखिए जरा, इजराइल में मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया है। अलग अलग जगह छापेमारी और रेड हो रही है। कौन खबर पहुंचा रहा है? ये तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरान के तेहरान में मोसाद का एक एजेंट पकड़ा गया है। ईरान अलग अलग जगह रेड कर रहा है, इस शख्स को पकड़ा है। یه سری لوکیشن و منیج خود کانال दूसरी तरफ ईरानी सेना कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंप ने कहा था वो 3000 पैराट्रूपर्स भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं भेजिए, हम तैयार हैं। उनका कहना है आपके फाइटर को मारने से ज्यादा आसान होगा आपके जवान को मारना। हम ईरानी आतंकवादी शासन के ठिकानों पर लगातार जोरदार हमला कर रहे हैं। कल रात हमने IRGC नौसेना के कमांडर को मार गिराया। इस व्यक्ति के हाथ खून से रंगे थे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने का नेतृत्व भी उसी ने किया था। इजरायली डिफेंस फोर्स ने IRGC के नौसेना कमांडर को ढेर कर दिया। वो हॉर्मुज से सुरंगें बिछाकर जहाजों को रोकने की आतंकी कोशिश कर रहा था। वो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। ये ईरान के बाकी अधिकारियों के लिए साफ संदेश है। इजराइल सबको एक एक कर ढूंढेगा और खत्म करेगा। अब देखिए जरा, परेशान कौन है इस जंग से? ऐसा लग रहा है जो मुस्लिम देश हैं वो परेशान है। मैं आपको लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन शुरू हो गया है। एक तरफ इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है लेबनान में।
दूसरी तरफ इजराइल गाजा में भी अटैक कर रहा है। यह तस्वीर आज गाजा से सामने आई है। ने जंग के कई मोर्चे खोल रखे हैं, चाहे वो ईरान हो, गाजा हो या लेबनान हो। ये लेबनान की तस्वीरें हैं। लेबनान में इजरायली हमले के बाद देखिए जरा दूसरी तरफ ईरान मुस्लिम देशों को टारगेट कर रहा है। यह कुवैत की तस्वीर दिखा रहा हूं। कुवैत के तेल टैंक पर अटैक किया है। और यही वजह है कि ईरान मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले कर रहा है। इसलिए ये देश ये चाहते हैं कि जंग रुके ना, जंग पूरी तरह से फुल एंड फाइनल खत्म हो, कि ईरान इस लायक ही ना बचे कि वो हमला भी कर सके। क्या चाहते हैं? खाड़ी देश एक एक कर अमेरिका से जंग ना रोकने की अपील कर रहे हैं। अब यूएई ने अमेरिका को जल्दबाजी में जंग रोकने पर चेतावनी दी है। यूएई के अमेरिका में राजदूत यूसुफ अल उतैबा ने कहा है, ईरान के साथ युद्ध इस तरह खत्म होना चाहिए जिससे खाड़ी क्षेत्र के लिए लंबे समय से चला आ रहा खतरा कम हो जाए। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छपे लेख में यूएई के राजदूत ने कहा है, मौजूदा युद्ध के लिए एक निर्णायक नतीजे की जरूरत है। दावा है कि सऊदी, यूएई समेत कई देश युद्ध विराम नहीं चाहते। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने एक बार ट्रंप से इस बारे में बात भी की है। सऊदी का मानना है कि अगर अभी युद्ध को रोक दिया गया तो ईरान बाद में और ज्यादा शक्तिशाली होकर सामने आएगा। यूएई, सऊदी अरब चाहते हैं कि युद्ध खत्म होने से पहले ईरान की मिसाइल क्षमताओं को जितना हो सके कमजोर किया जाए। पिछले हफ्ते यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार अनवर गर्गश ने कहा, युद्ध में हमारी सोच सिर्फ सीजफायर तक सीमित नहीं है। परमाणु खतरा, मिसाइल, ड्रोन और हॉर्मूज में ईरान की मनमानी कम हो। खाड़ी देशों के लिए स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये मांग है इन मुस्लिम देशों की। अब सुनिए जरा अमेरिकी रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। हम बमों से बातचीत करते हैं। आपके पास एक विकल्प है, क्योंकि हम तेहरान के ऊपर घूम रहे हैं, जैसा कि राष्ट्रपति ने आपके भविष्य के बारे में बात की थी। राष्ट्रपति ने स्पष्ट कर दिया है कि आपके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। युद्ध विभाग सहमत है। हमारा काम यह सुनिश्चित करना है, और इसलिए जब तक जरूरी हो हम अपना हाथ उस थ्रोटल पर रख रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस युद्ध के मैदान पर अमेरिका के हित हासिल किए जाएं। यह हमारा युद्ध नहीं है। हमने यह युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन हम इसे खत्म जरूर करेंगे जिससे ये दोबारा ना हो। इसी वजह से अमेरिका युद्ध विराम नहीं चाहता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम युद्ध चाहते हैं। हम युद्ध विराम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ऐसी स्थिति दोबारा पैदा हो सकती है। हम चाहते हैं कि युद्ध हमारी शर्तों पर समाप्त हो, इस तरह से कि युद्ध दोबारा ना हो और हमारे दुश्मन सबक सीखें और ईरान पर दोबारा हमला करने का सपना न देखें। बड़ा दिलचस्प है, इजराइल ईरान लड़ रहे हैं, ट्रंप पीछे से इजराइल के साथ है। मुस्लिम देश मार खाए तो कह रहे हैं जंग अभी चलती रहे, ईरान को निपटा दो। अगली खबर यह है कि ईरान के साथ दावा किया जा रहा है कि पुतिन खड़े हो गए। क्या ईरान को पीछे से पुतिन साथ दे रहे हैं? तस्वीर में आपको दिखाऊं। दावा किया जा रहा है कि यह खास ड्रोन पुतिन ईरान को दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी वो खुफिया जानकारी भी मुहैया करा रहे हैं अमेरिका और इजराइल के बारे में, जो ईरान की मदद कर रहा है। और इस तरह का घातक ड्रोन ईरान देने वाला, ईरान को पुतिन देने वाले। ये गुरियन 2 अमेरिकी और ईरान जंग में रूस का यह नया प्लान है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को पुतिन ड्रोन देंगे। ड्रोन के साथ सैन्य मदद देने की भी तैयारी का दावा किया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका से बदला लेने के लिए पुतिन ने यह चाल चली। रूस जल्द ही ईरान को ड्रोन, दवाइयां और खाद्य सामग्री भेज सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद तुरंत मॉस्को और तेहरान के बीच गुप्त बातचीत का दावा किया गया। इस बातचीत में ड्रोन सप्लाई को लेकर भी चर्चा हुई। रूस गेरान 2 और शायद 136 जैसे कामिकाजे किलर ड्रोन भेज सकता है।
ये ड्रोन आत्मघाती हमलों के लिए जाने जाते हैं। ये मिडिल ईस्ट जंग में भारी तबाही मचा सकते हैं। रूसी ड्रोन भेजे जाने से मिडिल ईस्ट जंग और खतरनाक हो सकती है। हालांकि रूस ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है, लेकिन ईरान को रूस की खुफिया मदद के दावे सामने आए। अमेरिका के मुताबिक मॉस्को ने किसी मदद से इनकार किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस पहले ही ईरान को कई जानकारी दे चुका है। सैटेलाइट तस्वीरें और टारगेटिंग डेटा और खुफिया जानकारी दे चुका है। रूस ने सार्वजनिक तौर पर माना ईरान को 13 टन से ज्यादा दवाइयां उसने भेजी है। यूक्रेन ने रूस पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। ज़ेलेंस्की का आरोप है कि रूस अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है। रूस ने प्रस्ताव दिया है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को खुफिया जानकारी देना बंद कर दे तो रूस भी ईरान को खुफिया जानकारी देना बंद कर देगा। ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने कहा ईरान के एक्शन के पीछे पुतिन का रोल है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली का दावा है कि रूस ईरान में खतरनाक दोस्ती पनप रही है। सुनिए जरा पुतिन क्या कह रहे हैं और ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों ने कई तरह के दस्तावेजों पर साइन किए थे। वो रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ थे, लेकिन आज मिडिल ईस्ट में स्थिति इतनी तनावपूर्ण है, उसके बावजूद कई देशों ने चुप्पी साध रखी है। हम मध्य पूर्व और खाड़ी देशों के साथ संपर्क में है, जो अब ड्रोन हमलों से बचाव में यूक्रेन के अनुभव में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। हम पहले से ही देख रहे हैं कि इस क्षेत्र में न केवल शहीद ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि FPV ड्रोन के इस्तेमाल के भी बढ़ते सबूत मिल रहे हैं। यह आधुनिक युद्ध है और सभी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यानी भारत कह रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास भरपूर तेल और गैस है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, इजराइल का लेबनान पर अटैक, बड़ा हमला किया है। 200 लोगों की मौत हो गई, इस हमले में दावा है। लेबनान पर इजराइल ने अटैक किया है, दावा किया गया है इसमें थोड़े बहुत नहीं 200 जानें गई हैं, 200 लोगों की मौत हुई है। सोचिए जरा, एक तरफ लाशों का ढेर लग रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डांस कर रहे हैं। ट्रंप की तस्वीरें आई हैं। एक तरफ इजराइल मार रहा है, ट्रंप डांस कर रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए ईरान ने इजराइल पर बम दागा है, यह उसकी तस्वीर है। मिसाइल अटैक के बाद देखिए जरा, गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। 2 लोग वहां खड़े थे, फौरन भागे एक तरफ, पूरी गाड़ी पलट गई। मिसाइल और गोले दग रहे हैं, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे हैं। ये तस्वीरें उनके गोल्फ खेलने की हैं। दूसरी तरफ देखिए जरा, हाल ये है पूरी दुनिया में, चाहे भारत की तस्वीर देख लीजिए, अफवाह की वजह से भीड़ लगी है पेट्रोल पंप पर। भारत के अलावा दूसरे देशों से तस्वीर आ रही है, चाहे वो पाकिस्तान हो, फिलीपींस में इमरजेंसी लगा दी गई है। ये चीन की तस्वीर आप देख रहे हैं, चीन में भीड़ लगी है पेट्रोल पंप पर। और इस हाल बेहाल के दरमियान ट्रंप को देखा आपने और ट्रंप की पत्नी को देखिए, व्हाइट हाउस में रोबोट के साथ आज वो वॉक कर रही थी। Coalition inaugural meeting. I'm Figure 3, a humanoid built in the United States. हे महामानव, ये थिरकन, ये फड़कन,
ये खड़कन और ये हड़कन क्यों है? कुछ ही महीने पहले की बात है जब आप दुनिया की 8 जंग को रुकवाकर नोबेल शांति पुरस्कारों पर दांव ठोक रहे थे। अब आपने ही पूरी दुनिया को जंग की तपे झेलने के लिए मजबूर कर दिया और खुद नीरो की तरह बंसी बजा रहे हैं। अरे नहीं, कभी गोल्फ खेलते हैं तो कभी झूम बराबर झूम करते हैं। हे महामानव, जरा सूसा छोड़िए, नजरें घुमाइए, देखिए क्या हो रहा है। पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक का बुरा हाल है। तेल और गैस को लेकर बवाल है। फिलीपींस में इमरजेंसी लगी है। तेल की कीमतें ऐसे भाग रही हैं कि ज्यादातर देशों को सांप सूंघ रहा है। शेयर बाजार का ऐसा बुरा हाल है कि इकोनॉमी की एनर्जी वाली ई अब टे बोल रही है। चारों ओर तनाव हाहाकार है। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो बस चिल मारिए और तरम पम कीजिए। और देखिए जरा अलग अलग देशों का हाल क्या है। उससे पहले भारत की बात मैं आपको बताऊं। अफवाह का बाजार गर्म है और अफवाह की वजह से सरकार का दावा है कि अलग अलग पेट्रोल पंप पर भीड़ लग रही है। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं महाराष्ट्र की तस्वीर आप देख रहे हैं। अफवाह फैली और लोगों की भीड़ लग गई। यही हाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ। पुलिस को सामने आना पड़ा और उसके बाद पुलिस ने माइक हाथ में उठाया और अनाउंसमेंट शुरू किया। सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। भारत पेट्रोलियम ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर कुछ क्षेत्रों में अफवाह फैलाई जा रही है जो पूरी तरह निराधार और असत्य है। भारत पेट्रोलियम ने स्पष्ट किया है कि देश भर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। आप लोग अफवाहों के चक्कर में पड़ करके बड़ी बड़ी लाइनें न लगाए, तुरंत से अमल लाइन बना करके सभी को जो भी डीजल पेट्रोल जिसको लेना है। दूसरी तरफ यूपी के लखनऊ में देखिए जरा, दावा है वहां भी अफवाह के बाद लोगों की भीड़ लग गई पेट्रोल पंप पर। अब ये जो हालात बने हुए, इस हालात के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला ली है, अलग अलग राज्यों के सीएम की बैठक। अब देखिए क्या होना है इस बैठक में। पीएम ने सीएम की बैठक बुलाई। यह बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, सारे मुख्यमंत्री जुड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में टेंशन पर कल पीएम की बड़ी बैठक है। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम हालात पर चर्चा करेंगे। बैठक में ऊर्जा जरूरतों, सप्लाई चेन को लेकर चर्चा होगी। पेट्रोलियम, कच्चे तेल, गैस, बिजली, उर्वरक पर चर्चा की संभावना है। देश में इन सब की सप्लाई बिना रुकावट जारी रखने पर बात होगी। इस बड़ी बैठक से पहले सरकार ने अफवाहों को खारिज कर दिया है। सरकार का दावा है देश में पेट्रोल, डीजल, गैस की कोई कमी नहीं है। देश में 60 दिनों का स्टॉक मौजूद है। अफवाहों से दूर रहने को कहा है। देश भर के 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं। किसी भी जगह पर ईंधन की कोई कमी नहीं है। किसी भी पेट्रोल पंप को राशनिंग का निर्देश नहीं दिया गया है। सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया पर दावा सिर्फ 6 दिन का स्टॉक बचा है। सरकार ने इन दावों को गलत, भ्रामक और झूठा बताया। भारत के पास कुल 60 दिनों का स्टॉक कवर है। साथ ही देश के पास 74 दिनों का कुल रिजर्व भी मौजूद है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और रणनीतिक भंडार शामिल है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अगले 2 महीने की आपूर्ति पहले से देश के पास मौजूद है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बावजूद भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार के मुताबिक भारत को 41 से अधिक देशों से अब कच्चा तेल मिल रहा है। देश की रिफाइनरियां 100% से अधिक क्षमता पर चल रही हैं। यह है तैयारी और इसी पर सीएम के साथ बैठक है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। फिलहाल किसी चीज की कमी नहीं है। वजीर आजम साहब ने कल एक मीटिंग रखी है ऑनलाइन 6:30 बजे शाम को, जिसमें मुझे भी शिरकत करने का मौका मिलेगा और उसके साथ साथ हुकूमत के तरफ से ये भी पता चल जाएगा कि और क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ताकि जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, अगर ये जंग थोड़ी देर और चला तो उनको किस तरह अश्योर किया जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं लोगों को नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए। होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट।
कभी भी कोई समस्या कठिनाई अगर आ जाती है उसकी तैयारियां हमेशा रखनी चाहिए। संकट काल के समय कोई कठिनाई आए उसकी तैयारियां पहले से करनी पड़ती है। इसलिए भारत सरकार की ओर से हर प्रकार की तैयारी, हर प्रकार का हमारा अरेंजमेंट्स वो सब तैयार है। पार्टी मीट पहले होनी चाहिए थी। जब विपक्ष आगाह कर रहा था, कई सारे लोग बोल करके, लिख करके, मैंने स्वयं कई आर्टिकल्स लिखे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन के बारे में, तो विपक्ष पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता था और देर बहुत हुई। आज की डेट में यह परिस्थितियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए, अपने मिसमैनेजमेंट को छुपाने के लिए एनर्जी में इन लोगों ने पूरी की पूरी ऊर्जा की उपलब्धता डोनाल्ड ट्रंप को बेच दी है और उसके ऊपर डिपेंडेंसी होगी। कहां हमारे पास 5 दिन में गल्फ से गैस आ जाती थी और तेल आ जाता था, कहां अब अमेरिका से हमारे पास 55 से 60 दिन में आ रहा है। तो सरकार का अपना दावा है और विपक्ष के अपने सवाल हैं। इस बीच अलग अलग शहरों से ढेरों तस्वीरें हैं। दावा है सरकार का कि अफवाह की वजह से भीड़ हो रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, रायबरेली से तस्वीर है, यूपी के रायबरेली में ये पेट्रोल पंप पर भीड़ लगी है। बाइक वाले खड़े हैं, गाड़ी वाले हैं, टेम्पो वाले हैं। और ऐसे ही एक तस्वीर आई कि एक सज्जन ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और घोड़ा निकाल लिया। तेल के पंप पर भीड़ थी। आज सुबह एक खबर आई कि तेल के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। तो देखिए इसमें सच क्या है। प्राइवेट कंपनी है एक जिसने तेल के दाम बढ़ाए हैं। नायरा एनर्जी ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए हैं, वहीं डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन ये प्राइवेट पंप है, बाकी किसी ने नहीं बढ़ाए। वैट की वजह से अलग अलग राज्यों की बढ़ोतरी अलग अलग है। देश भर में नायरा एनर्जी के करीब 7,000 पेट्रोल पंप हैं, जबकि पूरे भारत में कुल 1,02,000 पेट्रोल पंप हैं। कंपनी ने यह फैसला मध्य पूर्व में जारी युद्ध की वजह से लिया है। 28 फरवरी के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में 50% बढ़ोतरी हुई है और इस महीने कच्चे तेल की कीमतें $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। अभी तक किसी सरकारी कंपनी ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए। पेट्रोल डीजल के ज्यादातर कारोबार सरकारी कंपनियां करती है। HPCL, BPCL, IOC की बाजार हिस्सेदारी करीब 90% है। इन कंपनियों ने सामान्य पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए। अब तक सरकारी कंपनियों ने अप्रैल 2022 से कीमतों को स्थिर रखा है। पिछले हफ्ते सरकारी कंपनियों ने प्रीमियम पेट्रोल के दाम जरूर बढ़ाए थे, वहीं औद्योगिक डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया था। भारत अपनी जरूरत का करीब 88% कच्चा तेल मंगाता है। इनकी सप्लाई का बड़ा हिस्सा हॉर्मूज के रास्ते से अब तक आता था। सुनिए जरा पेट्रोलियम एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब क्या कह रहे हैं। 70 दिन का हमारे पास रिजर्व पड़ा है, जिसमें रिफाइंड भी है, क्रूड भी है और साथ में जो हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, सब मिला के देख लें तो 70 दिनों का तो हमारे पास वैसे ही रिजर्व्स में पड़ा है। सारे टैंकर फुल हैं, सब रिजर्व्स में है। दूसरी बात यह है कि हमने अगले 2 महीने का करार करके रखा है, तो वो भी करार हो गया। तीसरा, जो रिफाइनरीज हमारी चलती हैं 100% कैपेसिटी से ज्यादा चल रही है, तो न केवल क्रूड में कोई किल्लत नहीं है, गैस जो 80 मिलियन टन रोज की खपत है, 800 मिलियन टन कॉन्ट्रैक्टेड है जो चल चुका है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और नॉर्वे से अगले 10 दिन में पहुंच रहा है। तो 800 मिलियन टन आपके पोर्ट्स में अगले 10 दिन में कॉन्ट्रैक्टेड है, जो शिप्स चल चुके हैं, टैंकर चल चुके हैं, वहां है वो भी पहुंच रहा है, गैस भी पहुंच रही है। सब तरीके से मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी तरह ये मैनेज किया गया है। तो देखिए एक्सपर्ट कह रहे हैं हमारे पास गैस और तेल सब कुछ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, ये पेट्रोल पंप पर मार शुरू हो गई। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आपस में लड़ पड़े।
तो देखिए भीड़ बढ़ रही है, दहशत भी हो रही है, तो लोग लूटने वाले लूटने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा काम हो रहा था, ये आपको बताऊं, देखिए जरा क्या हो रहा था कि खाने के बिल में अलग से नहीं जोड़ सकेंगे एलपीजी चार्ज। बहुत से रेस्टोरेंट ये कर रहे थे कि एलपीजी चार्ज अलग से जोड़ रहे थे, अब अलग से नहीं जोड़ सकेंगे। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने सख्त चेतावनी दी है। सीसीपीए ने कहा है कि अगर ऐसा किया तो फिर कार्रवाई होगी उन रेस्टोरेंट वालों पर। कोई रेस्टोरेंट गैस के नाम पर अगर आपसे अलग से चार्ज ले रहा है तो यह सरकारी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। बिल में खाने के अलावा सरकारी टैक्स ही जोड़ा जा सकता है। इनपुट कॉस्ट को मेन्यू की कीमतों में ही शामिल किया जाएगा। दरअसल 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूलने